हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर्स में रिफॉर्म्स 1991 के बारे में देखा हुआ था। एलपीजी मॉडल को हमने एक्सप्लोर किया हुआ था, उससे रिलेटेड एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखा। आज के इस चैप्टर में हम इंडिया में जो बैंकिंग है या फिर बैंकिंग जो दुनिया भर में भी है उसके बारे में एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि दरअसल एक बैंक होता क्या है और बैंकिंग का निज़ाम जो है पूरी दुनिया भर में किस तरीके से चलता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला व्हाट इज़ अ बैंक। देखिए, हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं और बाद में एडवांस लेवल पर जाएंगे। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा कि बैंक होता क्या है। अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द डिपॉजिट एंड लेंडिंग फंक्शंस। जो कोई भी आपके डिपॉजिट और लेंडिंग के फंक्शंस है, पैसा आपका डिपॉजिट लेना और बाद में आपको लेंड करना, जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसे परफॉर्म करता है उसे हम एक बैंक कहेंगे। अ बैंक अलाउंस अ पर्सन विच एक्सेस मनी सेवर, यानी कि जो होता है अ बैंक अलाउंस अ पर्सन विथ एक्सेस मनी, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, टू डिपॉजिट हिज मनी इन द बैंक एंड अर्न एन इंटरेस्ट रेट। तो जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो लाकर बैंक में डिपॉजिट कर सकता है और इस पर इंटरेस्ट उसे मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि बैंक उसी पैसे को लेकर किसी और को लोन देगा। ठीक है। सिमिलरली द बैंक लेंड्स टू अ पर्सन हु नीड्स मनी, इन्वेस्टर और बोरोवर एट एन इंटरेस्ट रेट। तो जिस किसी को भी लोन दिया गया है उससे जो है बैंक इंटरेस्ट वसूल करता है अलॉन्ग विद द मनी। दिस इज हाउ दिस एंटायर गेम गोस ऑन। Thus, the banks acts an intermediary between the saver and the borrower. So ultimately, it is the saver and the borrower who are in the transaction, and the bank actually acts like a middleman. फंक्शंस ऑफ अ बैंक। बैंक के फंक्शंस क्या है? अभी हमने देखा कि बैंक का डेफिनेशन क्या है। मोस्ट प्रॉब्ली फंक्शंस भी इसी से डिपेंडेंट है, इसी तरीके से हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट से, तो आपके पास से वो डिपॉजिट लेते हैं जिस किसी के पास भी एक्सेस मनी हो। लेंडिंग मनी, जिस किसी को पैसे का ज़रूरत हो वो उन्हें लेंड करते हैं एट एन इंटरेस्ट रेट। फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, जो कोई भी फाइनेंशियल अब हमने देखा कि सेवर और फिर बोरोवर के बीच एक मिडिल मैन, दैट इज बैंक। एक्चुअली द ट्रांसैक्शन इज इनडायरेक्टली हैपनिंग बिटवीन अ सेवर एंड अ बैंकर। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इसे कहते हैं। इजी पेमेंट्स एंड विथड्रॉल, जो कोई भी हो, बोरोवर हो या फिर सेवर हो, दोनों के लिए भी इजी पेमेंट भी है और इजी विथड्रॉल के भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। रिस्क मैनेजमेंट, जाहिर सी बात है कि सेवर जो है उसका अमाउंट पूरी तरीके से सेव है। अगर बोरोवर कर को डिफॉल्ट भी करता है तो पैसा लॉस सेवर का नहीं बैंक का होगा। क्यों? क्योंकि सेवर ने पैसे बैंक को दिए थे। दिस इज हाउ द रिस्क इज मैनेज्ड एट द बैंक्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बैंक जो है वो गवर्नमेंट्स को भी लोन दे सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट बोरोवर्स को। तो गवर्नमेंट को देगा तो ऑफकोर्स वो रीपे तो ज़रूर करेगी। सो दिस इज हाउ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन हैपन। तो यहाँ पर एक बार थोड़ी एक इजी तरीके से जो है आप इंडिया में बैंकिंग का स्ट्रक्चर क्या है किस तरीके से देखिए। द हेड और द सेंट्रल बैंक कम्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था एंड 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत इसे रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज ए सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो दो प्रकार के बैंक्स को रजिस्टर करती है, या फिर इंडिया में आपको दो टाइप्स के बैंक्स देखने को मिलेंगे, एक स्केड्यूल बैंक्स और दूसरे नॉन स्केड्यूल बैंक्स। स्केड्यूल बैंक्स वो होते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्केड्यूल लिस्ट में जिनका नाम होता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत ही ज़रूरी है और मोस्ट प्रोबेबली नॉन स्केड्यूल बैंक से ज़्यादातर होते नहीं हैं, प्राइवेट लेंडर्स वगैरह ही होते हैं। अगर उन्हें रजिस्ट्रेशन चाहिए तो दे हैव टू बिकम स्केड्यूल बैंक्स। तो इसीलिए स्केड्यूल बैंक्स में किसी भी तरीके का आपको क्लासिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो नॉन स्केड्यूल बैंक्स के बारे में ज़्यादातर रिजर्व बैंक डील नहीं करता। ऑफकोर्स अगर कोई डिफॉल्ट है, कोई कंप्लेंट वगैरह आएगा तो उसके बारे में देखेगा। तो स्केड्यूल बैंक्स आर द मोर इंपॉर्टेंट वन। और यहाँ पर भी दो टाइप के आपको बैंक्स देखने को मिलेंगे फर्दर इन स्केड्यूल बैंक्स, दैट इज कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स के बारे में थोड़ा बहुत हम बाद में जानेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स यानी कि जो ज़्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट आएगा तब भी चलेगा, बट दे आर मोस्ट प्रॉब्ली फॉर कोऑपरेटिव रीजन्स। गरीबों की मदद करने के लिए आपके रीजनल रूरल बैंक्स या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट के जो बैंक्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो सभी इसी के कैटेगरी में आते हैं। स्केड्यूल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स आर दोज विच लिटरली आर देयर टू अर्न फ्यू प्रॉफिट्स। सबसे पहला तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सबसे बड़े जो दिग्गज बैंकिंग्स हैं भारत सरकार के, दे कम अंडर दिस कैटेगरी, दैट इज एसबीआई एंड एसोसिएट्स। एसबीआई एंड एसोसिएट्स यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, इन्हें तो क्लब करके अभी एज ऑफ नो एसबीआई ही कहते हैं। नेशनलाइज बैंक, जो कोई भी नेशनलाइज बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर विजया बैंक हो या फिर इंडियन बैंक हो, इस तरीके से जो कोई भी नेशनलाइज बैंक है वो सभी। एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो कोई भी बाकी के पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। एंड देयर आर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, HDFC, ICICI, ये सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। फॉरेन बैंक्स आप कई बार देख सकते हैं, बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, इस तरीके के डचीज बैंक, इस तरीके से अलग अलग फॉरेन बैंक्स भी यहाँ पर काम करते हैं। इवन दे गेट रजिस्टर्ड विद द
RBI as of scheduled banks, and you find the regional rural banks, AP रीजनल रूरल बैंक्स, या फिर स्टेट भर में जो है ये रूरल रीजनल रूरल बैंक जो है वो खासकर एग्रीकल्चर के लिए और रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं. सो दिस इज़ व्हाट द इम्पॉर्टेंट बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इज़. ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.